हेलो एवरीवन। दोस्तों हम लेके आए थे आपके लिए 100 क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेके आए थे जो यूपी एसआई कांस्टेबल में एक्सपेक्टेड है। टॉप 100 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं और सारे चैप्टर के क्वेश्चन हमने उठाए हैं इनमें 100 क्वेश्चन के अंदर जो आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं और अभी भी पूछे जा सकते हैं। यहाँ से कंप्लीट आपका सिलेबस भी रिवाइज होगा हर चैप्टर का। जो भी क्वेश्चन बनते हैं जो भी टाइप बनती है मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो क्वेश्चन अक्सर यूपी एसआई में पूछे जाते हैं सारे चैप्टर आपके रिवाइज होने वाले हैं और इसके 2 पार्ट हमने कवर किए थे, अभी है इसका पार्ट नंबर 3rd। ये क्वेश्चन आपको दोस्तों एग्जाम से पहले जरूर लगा के जाने हैं। अगर आप ये सारे क्वेश्चन लगा लेते हो, कहीं ना कहीं आप अच्छा स्कोर कर सकते हो एग्जाम में। आपका जो क्वेश्चन सोल्व करने का जो दोस्तों सोचने का तरीका है या आपकी जो क्वेश्चन सोल्व करने की स्पीड है वो भी इम्प्रूव होगी। तो चलिए भी स्टार्ट करते हैं। इससे पहले 2 पार्ट आए थे इसके, क्वेश्चन नंबर 1 to 25 देन 26 to 50। अभी है इसका पार्ट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 51 to 75। क्वेश्चन नंबर 51, 3 पाइप ए बी और सी 72 घंटों में एक टंकी को भर सकते हैं। 24 घंटे तक एक साथ कार्य करने के बाद सी को बंद कर दिया जाता है और ए और बी ने शेष भाग को 72 घंटों में भर दिया। टंकी को भरने के लिए सी कहते हैं अकेले सी द्वारा लिए जाने वाला आवश्यक घंटों की संख्या ज्ञात कीजिए। टंकी को भरने के लिए पहला जो सी है दोस्तों कितने घंटे लेगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पे देखो ए प्लस बी प्लस सी टोटल काम 72 घंटे में कर सकते हैं। अब तीनों ने स्टार्टिंग की और 24 घंटे तक तो एक साथ काम किया। ए प्लस बी प्लस सी तीनों थे और उसके बाद कहता है जो शेष काम बच गया और ए और बी ने शेष भाग को 72 घंटों में भर दिया। मतलब 72 घंटे में भर दिया शेष भाग को। शेष जो बच गया उसमें रहा ए और बी दोनों रहे। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों कह सकते हैं 24 माइनस करेंगे 48, इस साइड जाएगा माइनस होगा तो ये आएगा 48 ए प्लस बी प्लस सी बराबर आएगा 72 ए प्लस बी। और यहाँ से कैंसिल आउट करते हैं। 24 दूनी 48, 24 तिये 72 और ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी उस साइड जाके दोस्तों माइनस होगा। ए प्लस बी ट्वाइस था और उस साइड जाके बचेगा ये ए प्लस बी। ए प्लस बी की जो इफिशियंसी आएगी ये आएगी ट्वाइस ऑफ सी के बराबर। अगर इनकी इफिशियंसी का रेशियो निकालते हैं तो ए प्लस बी और ये है मान लो सी। अब ए प्लस बी की इफिशियंसी है ट्वाइस और सी की इफिशियंसी है 1। अब दोस्तों दोनों तीनों मिलके कितने दिन में कर सकते हैं काम को, तीनों मिलके कर सकते हैं कहता है 72 घंटे में कर सकते हैं तीनों मिलके। तो यहाँ पे 2 और 1 3, इनकी वैल्यू पुट कर दूंगा मैं। ए प्लस बी की वैल्यू 2 और इसकी 1 3, टोटल काम हो जाएगा 3। ये भी टोटल वर्क था और ये भी टोटल वर्क था। टोटल वर्क आएगा 3 इंटू 72। अब ये काम सी अकेला 1 घंटे में एक काम करता है, इतना काम करवाना है तो सी कितने टाइम लेगा, तो 1 से डिवाइड कर देंगे। ये आएगा टोटल काम, सॉरी मतलब कि टोटल घंटे। 3 दूनी 6, 3 सत्ता 21, तो सी लेगा अकेला 216 घंटे। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 52, 2 पाइप पृथक मतलब अलग अलग 693 मिनट और 1155 मिनट में एक टैंक को भरते हैं। टैंक में एक रिसाव पाइप भी है। जब तीनों को खोल दिया जाता है तो खाली टैंक 462 मिनट में भर जाता है। तो रिसाव पाइप को टैंक को खाली करने में कितने मिनट लगेंगे। देखो एक तो बेसिक तरीका है इसका, जैसे कि ए भरता है, मान लो कोई पाइप ए है, ये भरता है 693 मिनट में और बी अकेला भरता है 1155 मिनट में। और जब ए प्लस बी ये दोनों भरने वाले हैं और सी खाली करने वाला है तो 462 मिनट में भर जाता है। तब लगते हैं जी 462 मिनट। इन सभी का दोस्तों लेना पड़ेगा आपको एलसीएम। एलसीएम लेने का तरीका यही है इनका कि सब में से देखो जब इनका एलसीएम लोगे ना आप, सब में से दोस्तों कॉमन आएगा 1155 है और ये है 462। अब आपको पता है 231 का डबल होता है और ये 231 का 3 गुना होता है, 31 3 93 होता है।
231 तो कॉमन आएगा ही आएगा। 231 और 231 5 पे जाएगा। 231 दिया 93 होता है, 693। और ये जाएगा 5 पे, क्योंकि 31 × 155 और 5 से दो 200 की मल्टीप्लाई करूँगा, 1000 प्लस 155 1155 आएगा। ये 5 पे जाएगा और ये 2 पे जाएगा। तो इनका जो एलसीएम आया ये आया 231 गुना में 3 गुना 5 गुना 2, ये आया एलसीएम इनका। अब इससे जब इसको डिवाइड करोगे तो ये ए भरता है 10 भरता है 1 मिनट में, और ये भरेगा जी 3 दूनी 6 भरेगा, और ये भरेगा 231 गुना 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 15 भरेगा। दोनों तीनों मिलके 15 काम करेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों ए प्लस बी माइनस सी की वैल्यू कितनी आई है? ए प्लस बी माइनस सी, इसकी एफिशिएंसी है 1 मिनट में कितना भरते हैं? 15 भरते हैं। और ए की एफिशिएंसी 10 है, इसकी 6 है, मतलब 16 माइनस सी बराबर है 15। यहाँ सी की वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी। सी की एफिशिएंसी क्या आएगी? 1, मतलब सी 1 मिनट में 1 भरता है। भरवाना कितना है? इतना काम करवाना है, तो इसको 1 से डिवाइड करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही नंबर रहेगा। तो आप सीधा इसको मल्टीप्लाई कर लो। 231 गुना 5 1155, और 1155 की गुना करनी है 6 से। ये आएगा आंसर, 1155 की गुना करनी है हमें 6 से। देखो 231 गुना 5 1155, और 3 दूनी 6, 6 से मल्टीप्लाई कर दो। ये आएगा 6 पंजा 30, 3 कैरी, 6 पंजा 30 और 3 33, 3 कैरी, 6 कम 6 और 3 9, 6 कम 6। तो 6 कह सकते हैं सी भरेगा 6930 मिनट में अकेला। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 53। एक ट्रेन को 99 मीटर लंबे पुल को पार करने में 61 सेकंड का समय लगता है। यदि वही ट्रेन एक पुल पर खड़े व्यक्ति को पार करने में 62 सेकंड लेती है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों ट्रेन की स्पीड मान लो कुछ भी, मान लो एक्स है। अब किसी एक ट्रेन को 99 मीटर पुल को पार करेगी, मतलब पुल की लेंथ इतना चलेगी, और उसकी लेंथ, ट्रेन की लेंथ मान लो एल है, अपनी लेंथ इतना चलेगी, इतना कवर करेगी वो। और ये करेगी कवर कितने टाइम में? 61 सेकंड में। और ट्रेन की स्पीड मान लो एक्स है, तो ये आएगा 61 एक्स के बराबर। और यहाँ से किसी व्यक्ति को पार करना, मतलब दोस्तों अपनी लेंथ इतना चलना है, और एल की वैल्यू आएगी कितने सेकंड में करती है? 52 सेकंड में, तो ये आएगा 52 एक्स के बराबर। किसी पुल को पार, किसी व्यक्ति पोल को पार करना या व्यक्ति को पार करना, अपनी लेंथ इतना चलती है ट्रेन, क्योंकि व्यक्ति की जो लेंथ है 0 होती है, 0 मान के चलते हैं हम। तो ये एल की वैल्यू ये आई। आपको बताना है किसकी? एक्स की वैल्यू बतानी है, सॉरी एल की लेंथ बतानी है ट्रेन की। तो एक्स की वैल्यू 52, एल की वैल्यू 52 एक्स रखेंगे, उस साइड माइनस होगा, तो 99 बराबर आएगा 52 एक्स आएगा, उस साइड माइनस होगा 9 एक्स के बराबर। 9 पे काटेंगे 11, एक्स की वैल्यू आई दोस्तों 11 आई, मतलब कि ट्रेन की जो स्पीड है क्या आई? 11 मीटर पर सेकंड आई। अब आपको बताना है ट्रेन की लेंथ, तो लेंथ क्या है? 52 एक्स है, तो 52 से मल्टीप्लाई कर दो इसको 11 को, तो ये आएगा 11 दूनी 22, 2 कैरी 11 पंजे 11 दूनी 22, 2 कैरी 11 पंजे 55 और 2 57। ये आएगा 572, ट्रेन की लेंथ होगी 572 मीटर। राइट आंसर होगा, ट्रेन की लंबाई होगी 572 मीटर। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 54। 140 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक ट्रेन अपने से आधी लंबाई वाली एक दूसरी ट्रेन को 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशा की ओर चल रही है, जो वो 6 सेकंड में पूरी तरह से पार करती है। देखो दोस्तों, अब कोई ट्रेन दूसरी ट्रेन को पार करेगी, मान लो एक ट्रेन है एक्स, मतलब एक ट्रेन की लेंथ है दोस्तों 2x है, और दूसरी क्या है? इससे हाफ लंबाई की है, उसकी है लेंथ x। और ये दोनों की लेंथ है, और ये लेंथ कितने टाइम में कवर होती है? अब विपरीत दिशा में, एक की 40 है स्पीड, एक की 140 है, एक की 40 है, तो विपरीत दिशा में एक दूसरे की तरफ जाएंगी, विपरीत दिशा की ओर वाली ट्रेन को पार करेगी, अपोजिट डायरेक्शन में दो ट्रेन आपस में चलेंगी, तो स्पीड क्या हो जाएगी? रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाती है, तो ये हो जाएगा 180 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। और ये टाइम कितना लेती है? 6 सेकंड लेती है। और इसको भी मल्टीप्लाई कर दो 6 से, 6 सेकंड में पार करती है, तो 3x की वैल्यू आई हर चिक्का 108।
और इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ से हमारे पास हमें ट्रेन की लेंथ पता लग जाएगी। 18 छिक्का 108 होता है और 6 पंजा 30, ये आएगा 300। 3 से 3 कैंसिल दोस्तों, तो एक्स की वैल्यू क्या आई? एक्स की वैल्यू आई 100 मीटर। तो एक ट्रेन की लेंथ होगी 2x है, 200 मीटर है। तो एक ट्रेन की लेंथ होगी जो इसकी हाफ है 100 मीटर होगी। अब बताना कि आपको यदि किसी रेलवे प्लेटफॉर्म को 45 सेकंड में पार करती है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात कीजिए। यदि यह ट्रेन किसी रेलवे प्लेटफॉर्म को 45 सेकंड में पार करती है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात कीजिए। कौन सी ट्रेन? ये स्टार्टिंग वाली ट्रेन। अब प्लेटफॉर्म को पार करेगी दोस्तों, प्लेटफॉर्म की लेंथ इतना चलेगी प्लस अपनी लेंथ इतना चलेगी। प्लेटफॉर्म की लेंथ मान लो कुछ भी मान लो आर है, ये पी है, पी मान लो, प्लेटफॉर्म मीन्स पी, और इसकी लेंथ है 200। किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी अपनी, कह सकते हैं प्लेटफॉर्म की लेंथ प्लस अपनी लेंथ इतना चलेगी, और जो डिस्टेंस होता है ये डिस्टेंस चलेगी, ये होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड क्या है इसकी? 140 है, और टाइम कितना लेती है? 45 सेकंड लेती है। और मीटर, इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में 5/18 से मल्टीप्लाई, और टाइम लेती है जी 45, इसके मल्टीप्लाई में है। ये आएगा 9 दूनी 18, 9 पंजे 45 आया, और 2 पे काटूंगा इसको दोस्तों, ये आएगा 70 आ जाएगा। और पंजो पंजो 25, 25 सत्ता 175, 175 के आगे एक जीरो है, और ये है p प्लस 200 के बराबर। तो p की वैल्यू बतानी है, तो 200 माइनस होगा। 1750 में से 1750 में से 200 गया तो ये आएगा 1550। तो p की लेंथ आएगी 1550 मीटर। मतलब p मीन्स प्लेटफॉर्म की लेंथ आएगी 1550 मीटर। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 55। एक व्यक्ति हॉस्टल से कॉलेज तक 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल चलाता है और 14.5 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल चलाता है तो वो 14.5 मिनट जल्दी पहुंचता है। तो हॉस्टल और कॉलेज के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखो, अब डिस्टेंस तो सेम है हॉस्टल और कॉलेज के बीच का। स्पीड अगर क्या हो जाती है दोस्तों, 20 से कितनी हो गई? 24 हो गई। कैंसिल आउट कर दो, 5 4 पंजा 20, 4 छिका 24। स्पीड 5 से 6 हो गई। तो टाइम दोस्तों क्या हो जाएगा? 6 से 5 हो जाएगा। आपको याद रखना रेशियो क्या हो जाएगा? 6 से 5 हो जाएगा टाइम। अब टाइम में कितने का गैप आया? 1 यूनिट का। और यहाँ पे कितने गैप आता है? स्पीड जब 20 से 24 हो जाती है, तो पहले तो क्या लगता था, जब 20 की स्पीड थी 14.5 मिनट देरी होती थी, अब 14.5 मिनट वो पहले पहुंच जाती है। 14.5 का डबल करेंगे, ये आएगा 29। 1 यूनिट की वैल्यू 29 मिनट है। एक्चुअल टाइम कौन सा है? 6 यूनिट। तो 29 छिक्का 174 होता है। 174 मिनट में वो कवर करती है डिस्टेंस कितना, जब वो 20 की स्पीड से चलती है। तो स्पीड को अगर टाइम से मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिस्टेंस आता है। लेकिन हमें किलोमीटर में डिस्टेंस चाहिए, तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं मिनट में, बटे में कर दिया 60। तो ये होगा डिस्टेंस, क्योंकि 1 घंटे में कितना कवर करती है वो। टोटल एक्चुअल टाइम क्या है? 6 यूनिट था, 6 यूनिट की मल्टीप्लाई कर दिया 29 से, टोटल टाइम आया जो 20 की स्पीड से चलती है। और हॉस्टल से लेके, या कह सकते हैं इसने कहा है जब वो हॉस्टल से कॉलेज तक की दूरी तय करती है, हॉस्टल से कॉलेज तक की दूरी क्या तय करती है? 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो 6 यूनिट टाइम लेती थी, और 6 यूनिट 174 मिनट के बराबर आया। इसको घंटे में कन्वर्ट कर लिया। अब इतने घंटे में वो 20 की स्पीड से हॉस्टल से कॉलेज तक चली जाती थी। तो ये हो गया डिस्टेंस, स्पीड इंटू टाइम। अब इसको सोल्व करना है, 0 से 0, 2 पे काटेंगे, या इसको सीधा कैंसिल आउट कर दो। 0 से 0, 29 का 174 होता है, और 29 दूनी क्या होता है? 58 होता है। तो ये आएगा, डिस्टेंस आएगा 58 किलोमीटर। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। यही पूछा था, हॉस्टल और कॉलेज के बीच की दूरी कितनी है? 58 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 56। एक साइकिल हॉस्टल से कॉलेज तक 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गति से साइकिल चलाता है और 13.5 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि स्पीड, देखो डायरेक्ट करता हूँ, स्पीड क्या होगी दोस्तों? आप सीधा डायरेक्ट लिखेंगे, 5 से 6 होगी। तो टाइम क्या हो जाएगा? 6 से 5 हो जाएगा। कितने गैप आया? 1 यूनिट का। और यहाँ पे पहले 13.5 मिनट की देरी होती थी, अब 13.5 मिनट चलती। यहाँ पे गैप आया 27 मिनट का। 1 यूनिट की वैल्यू 27 मिनट। जो एक्चुअल टाइम क्या था उसका?
जब वो 20 किलोमीटर की गति से साइकिल चलाता था, ये था जी 6 यूनिट। तो 6 यूनिट की वैल्यू आएगी 27 छिक्का, 27 चौका 108, 27 पंजा 135, 27 छिक्का होता है 162। 162 मिनट को घंटे में कन्वर्ट करेंगे, 60 से डिवाइड कर दिया। अब जब वो इतने घंटे में दोस्तों 20 की स्पीड से चलता था, हॉस्टल से कॉलेज पूरी दूरी कवर कर लेता था 20 की स्पीड से इतने टाइम में, तो स्पीड इंटू टाइम करेंगे, ये आएगा डिस्टेंस हॉस्टल से कॉलेज तक का। अब यहाँ पे जीरो से जीरो कैंसिल, 6 पे काटूंगा, 27 का 162 होता है, 27 आएगा 27, और 27 का डबल करेंगे तो डिस्टेंस आएगा हॉस्टल से कॉलेज तक का 54 किलोमीटर। सेम क्वेश्चन था, सेम पैटर्न पे, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 57, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले को 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलन में रखे हुए पानी में डाल दिया जाता है। कहता है अगर गोले को पूरी तरह से पानी में डुबोया जाता है तो बेलन सतर डैश बढ़ जाता है। बेलन का सतर दोस्तों कितना बढ़ जाएगा? बेलन का आपको ध्यान रखना है, उतना ही सतर बढ़ेगा पानी का, जितना क्या होगा इसका गोले का वॉल्यूम होगा। और जितना सतर बढ़ेगा, जितनी हाइट तक, उसको मान लेते हैं हम एच। तो यहाँ पे आपको वॉल्यूम इक्वल कर देना है। गोले का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर की क्यूब, और बेलन का आयतन होता है दोस्तों पाई आर स्क्वेयर एच। मान लो एच वो मान लेता हूँ हाइट, जितना सतर बढ़ता है, तो 4 पाई से तो पाई कैंसिल आउट हो ही जाएगा, और 4/3, और इसकी जो त्रिज्या है 6 है, तो 6 का क्यूब आएगा 216, और आर की वैल्यू, इसकी त्रिज्या है जी बेलन की 12, 12 का स्क्वायर दोस्तों 12 गुना 12 लिख सकते हैं इसको, और ये है एच। एच की वैल्यू बतानी है, तो 6 पे काटूंगा 36 आएगा, 6 पे काटूंगा 6 दूनी 12, 12 तिये दोस्तों 36 आएगा, और यहाँ पे 2 पे काटेंगे इसको, 3 से 3 कैंसिल, और 2 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 आएगा। एच की वैल्यू क्या आई? 2 सेंटीमीटर। तो जो सतर इंक्रीज होगा बेलन में पानी का, वो होगा लेवल 2 सेंटीमीटर का इंक्रीज होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 58, एक नाव 29 घंटे में 145 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाती है और 30 घंटे में 210 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है। शांत जल में नाव की गति ज्ञात कीजिए। मतलब आपको स्पीड ऑफ बोट बतानी है दोस्तों। अब देखो, अगर वो प्रतिकूल जाती है, 29 पंजा 145 होता है, तो प्रतिकूल मतलब कि बी माइनस डब्ल्यू की वैल्यू आएगी 5, कि मैंने डायरेक्ट डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर दिया, स्पीड आएगा। जो अनुकूल जाती है 30 घंटे में 210 चलती है, तो ये आएगा 7, इसकी वैल्यू आएगी बी प्लस डब्ल्यू की वैल्यू आएगी, तो बी की वैल्यू आपको बतानी है। दोनों का ऐड कर दो, तो सीधा कहेंगे बी की वैल्यू होगी इन दोनों का जोड़ का आधा, क्योंकि इनको जोड़ोगे 2b बराबर आएगा, कर देता हूँ बेसिक से, वरना आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए, 12 आएगा ये, इनको ऐड करोगे दोनों इक्वेशन को, बी की वैल्यू आएगी स्पीड ऑफ बोट आएगी 6 किलोमीटर पर आवर। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अजय शांत जल में 46 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नाव खेता है, मीन्स नाव चलाता है। अजय शांत जल में 46 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से नाव चलाता है शांत जल में दोस्तों। तो इसका मतलब स्पीड ऑफ बोट की जो स्पीड दी हुई है 46.5 दी हुई है, क्योंकि शांत जल में किसकी होती है? बोट की अपनी होती है खुद की। यदि नदी के प्रवाह की गति 15.5 है, मतलब स्पीड ऑफ वाटर या स्ट्रीम कह सकते हैं 15.5 है, तो उसे एक स्थान तक नाव खेने और वापस आने में कुल 90 मिनट लगते हैं, तो वह स्थान प्रस्थान बिंदु से कितना दूर है? अब देखो, मान लेते हैं वो स्थान दोस्तों डी है, डिस्टेंस क्या है? डी है, आता भी है और जाता भी है, कहता है उस स्थान तक नाव खेने और वापस आने में, मतलब डी जाता है वो, जब जाएगा इसमें जाएगा, मान लो अपस्ट्रीम में जाता है और अनुकूल आता है,
तो स्पीड क्या हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, एक बार तो इन दोनों को कह सकते हैं माइनस करना है, एक बार तो देखो इसमें गई 31 होगी, और एक बार इनको ऐड करेंगे, ये आएगी 47, और 15 62 होगा। और ये टोटल डिस्टेंस अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में जो डी जाता है और फिर डी आता है वो, ये टोटल टाइम लगता है 90 मिनट, मतलब कि दोस्तों 90 मिनट का मतलब 3/2 ओवर। अब इन दोनों का जो एलसीएम होगा ये आएगा, डी कॉमन ले लेते हैं, तो 62 एलसीएम आएगा, ये आएगा 2, और प्लस ये आएगा 1, और ये है 3/2 के बराबर। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 पे काटेंगे 31 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, डी की वैल्यू क्या आएगी 31। तो डिस्टेंस होगा जी 31 किलोमीटर। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 60, यदि पहला पद 64 है और सार अंतर 3/4 है तो गुणोत्तर श्रेणी जीपी का चौथा पद क्या होगा। सॉरी, ये सारा अनुपात है दोस्तों, मतलब जीपी का ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन होता है। जीपी मीन्स ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में कहता है पहला पद है, जो पहली फर्स्ट टर्म है दोस्तों 64 है, और जो कॉमन रेशियो है वो है जी 3/4। तो गुणोत्तर श्रेणी का आपको चौथा पद क्या होगा ये बताना है। आपको याद रखना है, चौथा जो पद होगा दोस्तों, चौथा पद मान लो एन पद निकालना आपको, तो फॉर्मूला याद रखना है, ए एन होता है ए आर की पावर n-1। अब चौथा निकालना आपको A4 निकालना है। कौन सा निकालना है दोस्तों, A4। तो ये क्या होगा, n की वैल्यू 4 है, तो ए होता है पहला पद, और r होता है कॉमन रेशियो जो दिया हुआ है 3/4। ये हो जाएगा r की पावर n-1 और 4 - 1 3, ये हो जाएगा। अब पहला पद कितना है, 64 है, और इसकी वैल्यू क्या है दोस्तों 3/4 है, और इसकी वैल्यू क्या है, इसकी पावर 3 है। अब देखो ये हो जाएगा 64 गुना 3 की पावर 3 तो 27, और इसकी 4 की पावर 3 क्यूब हो जाएगा 64, इससे ये कैंसिल। इसका जो चौथा पद होगा ये होगा 27। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 61, निम्न गुणोत्तर श्रेणी का योग ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पे आर की वैल्यू क्या होगी, आर की वैल्यू होगी जी, आर की वैल्यू होगी, किसी भी टर्म को आप आपस में रेशियो निकालो, मान लो 9/21, 121 बटे में करूंगा मैं, 9/11, 11 ऊपर चला जाएगा, आर की वैल्यू होगी 9 से 9, 1/11 होगी। अब आपको याद रखना है, फॉर्मूले होते हैं, अगर आर की वैल्यू एक तो ग्रेटर देन 1 हो दोस्तों, तो उसके लिए तो सम का फॉर्मूला होता है, ये होता है फर्स्ट टर्म ए की पावर आर, सॉरी आर की पावर n-1 बटे में r-1। अगर आर की वैल्यू जैसे कि हमारे क्वेश्चन में है 1 से लेस देन हो, 1 से क्या हो, लेस देन हो, तो फॉर्मूला लगेगा फिर ए, 1 में से r की पावर n माइनस करते हैं, जैसे 1 - r। अब ये वाली कंडीशन हमारे में लगेगी, ये होगा सम का फॉर्मूला। तो यहाँ पे ये कंडीशन लगाते हैं, ए की वैल्यू पहली टर्म है 9/11 आएगा, तो सबसे पहले तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, 9/11 तो आएगा ही आएगा, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। राइट आंसर तो हो गया ऑप्शन बी, पूरा भी निकाल सकते हैं 9/11, 1 - r की पावर n, मतलब कि 1/11 की पावर n करेंगे दोस्तों, ये होगा 11 की पावर n, और 1 - r दोस्तों 1 - 1/11, तो 11 - 1 करेंगे 10/11 हो जाएगा, 10/11 हो जाएगा। तो ये 10/11, 11 ऊपर चला जाएगा, और 10 दोस्तों नीचे आ जाएगा, तो ये होगा 9/10, 1 - 11 की पावर 1/11 की पावर n। तो ये वाला फॉर्मूला ही बनेगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। बस आपको कंडीशन याद रखनी है, आर की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 हो तो फॉर्मूला होता है ए इंटू आर की पावर n-1 r-1। आर की वैल्यू लेस देन 1 हो तो ए होती है फर्स्ट टर्म, ए इंटू में 1 - r की पावर n, 1 - r। क्वेश्चन नंबर 62 में देखो, आपको याद रखना है जब नंबर ऑफ दोस्तों टर्म काउंट करनी हो, और जो टर्म है ये दी हुई है जीपी में, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में दी हुई है, तो यहाँ पे
लास्ट टर्म का जो फॉर्मूला होता है ये होता है, जैसे एपी में भी लास्ट टर्म का फॉर्मूला होता है, एपी में पूछ लेता है क्वेश्चन और जीपी में पूछ लेता है। जीपी में आपको याद रखना है लास्ट टर्म का फॉर्मूला, लास्ट टर्म है ये 39366। लास्ट टर्म या nth टर्म का जो फॉर्मूला होता है ये होता है ए आर की पावर n माइनस वन। और यहाँ पे ए की वैल्यू क्या होती है, ए होती है फर्स्ट टर्म, ए है। आर की पावर, आर क्या होता है दोस्तों, इसका जो कॉमन रेशियो होता है, जैसे कि डिवाइड करोगे दूसरी टर्म को पहले से 3 आएगा, 54 को 18 से डिवाइड करोगे 3 आएगा, जो कॉमन रेशियो होता है 3 है, मतलब 3 की पावर n माइनस वन। अब 6 से कैंसिल आउट करेंगे इसको, ये आएगा 6 6 36, 3 बचेगा। देखो 6 6 36, 3 बचा, 6 पंजा 30, 3 बचा, 6 6 36, 6 कम 6, 6561 की पावर, ये सॉरी 6561 बराबर है 3 की पावर n माइनस वन। अब इसको कन्वर्ट करेंगे हम, ये 3 की पावर में कन्वर्ट होगा जब आपको 3 से इसको डिवाइड करते रहोगे तो ये बनेगा दोस्तों। मुश्किल नहीं है, 3 से 2 3 बारी डिवाइड कर लो, आगे छोटा नंबर आ जाएगा। मैंने कैलकुलेट किया है, मैं सीधा इसको लिख देता हूँ, ये आएगा 3 की पावर 8 के बराबर होगा। क्योंकि ये जो स्क्वायर होता है दोस्तों, ये होता है 81 का स्क्वायर होता है, जैसे 81 गुना 81 करते हैं हम, तो आता है 65 61 आता है। कैसे? अब 81 का स्क्वायर करने की जो शॉर्ट ट्रिक होती है, 19 कम है, 19 का स्क्वायर करते हैं 361 आता है। लास्ट की 2 डिजिट लिखेंगे, 3 कैरी जाएगा। अब 100 में से 19 कम है, 19 का डबल करेंगे 38, 38 माइनस करेंगे 100 में से 62 आएगा, और 62 में ये कैरी जोड़ देते हैं 65 आएगा। तो मतलब ये बनता है 81 की पावर 2, और 81 को लिख सकते हैं 3 की पावर 4, और उसकी पावर 2 3 की पावर 8 हो जाएगा। ये बराबर है 3 की पावर n माइनस वन के। तो इक्वेट करेंगे, बेस सेम है, n माइनस वन बराबर आएगा 8 के। तो n की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, 9 आएगी। n क्या है, नंबर ऑफ टर्म, तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म या कह सकते हैं पद कितने होंगे, 9 होंगे। राइट आंसर ऑप्शन बी। एक समानांतर श्रेणी के 27वां और 44वां पद दिस एंड दिस है, इस श्रेणी के 30 पदों तक योगफल ज्ञात कीजिए। अब आपको याद रखना चाहिए, एपी में याद होना चाहिए, एपी में nth टर्म का जो फॉर्मूला होता है ये होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ए पहली टर्म होती है, n नंबर ऑफ टर्म होती है, और डी होता है कॉमन डिफरेंस। अब 27वीं टर्म निकालनी है, मतलब कि A27 का जो कह सकते हैं 27वीं टर्म है दोस्तों, कहते हैं 27वां पद है 444 है, 444 है। तो यहाँ A27 निकालेंगे तो क्या आएगा, पहली टर्म a प्लस n माइनस वन, एन की वैल्यू 27 माइनस वन करेंगे 26, डी आएगा। और वैसे ही 512 बराबर होगा किसके, ए प्लस, अब की बार कौन सी टर्म है ये पद है 44वां, यहाँ आएगा n माइनस वन, मतलब 44 माइनस एक 43, डी आएगा। अब आपको बताना है 30 पद तक का योग बताना है, तो योग जो बताने के लिए आपको निकालनी पड़ेगी पहले इसकी वैल्यू, ए और डी की वैल्यू निकाल लेते हैं। और फिर योग का फार्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, और n क्या होगा, 30 होगा, क्योंकि 30 पदों तक का योग बताना है। तो उसके लिए हम निकालते हैं ए और डी की वैल्यू। अब माइनस कर देते हैं, तो इसमें से माइनस करेंगे, 500 में से 444 जाएंगे तो सीधा बचेगा हमारे पास 56 बचेगा। 56 और 12 दोस्तों, 56 और 12 ये आएगा 68, बराबर है। और इसमें से माइनस करेंगे 26, माइनस करेंगे 43 में से ये आएगा 14 और 3 17 आएगा, 17 डी, 17 चौके 68। तो यहाँ से डी की वैल्यू क्या आई, 4 आई। अब डी की वैल्यू 4 पुट कर दो, तो 26 चौका 104, 104 माइनस करोगे 444 में से, तो ए की वैल्यू आएगी, तो ये आएगा दोस्तों 104 माइनस कर दो, तो 100 गए 400, 344, 4 गए 340, तो ए की वैल्यू क्या आई, 340 आई। अब इसमें पुट कर दो n/2, मतलब n की वैल्यू क्या है, 30 पदों का योग बताना है, n/2 15 आएगा, 2a, 340 का डबल 680, 2a प्लस n माइनस वन, n की वैल्यू 30 है, 30 माइनस एक 29, और d की वैल्यू क्या है दोस्तों, 4 है। ये सोल्व करना आपको। अब देखो 29 चौका 116 होता है, 680 में 116 ऐड करेंगे पहले, तो ये आएगा 6 9 796, ये वैल्यू 796 आई, और 796 की गुना करनी है हमें
15 से। 796 गुना करनी है 15 से, तो हमारा आंसर आएगा 15 छिक्का 90, 9 कैरी, 15 निम्मा 135 और 9 दोस्तों 144 आएगा, 14 कैरी जाएगा, 15 सत्ता 105 और 14 119 आएगा। तो ये आएगा 11,940। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 64, वाई बाय जेड 1/3 है, वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब माइनस वाई की क्यूब माइनस जेड की क्यूब का मान ज्ञात करें। अगर हम इसको कंपोनेंडो और डिविडेंडो रूल लगा देते हैं दोस्तों, यहाँ पे 1/3 के बराबर है, हम लोग क्या लगाते हैं, ऊपर वाले में नीचे वाला जोड़ते हैं और ऊपर वाले में से नीचे वाला घटाते हैं, तो ये आएगा वाई प्लस जेड या वाई माइनस जेड, ये बराबर होगा वाई प्लस जेड मतलब 4 बटे में वाई माइनस जेड, 1 - 3 करेंगे -2, बराबर आएगा -2 के। या आप ऐसा करो, इसको डायरेक्ट ही कर लो, छोड़ो इसको, क्या है वाई बाई जेड इक्वेट कर दो, क्योंकि हमें रेशियो निकालना है, इसका रेशियो दिया हुआ है, ये निकालना है, इसके सम निकालना है, तो हम सीधा इक्वेट कर देते हैं यहाँ यहीं से, 1/3 के बराबर है। तो वाई की वैल्यू 1 पुट कर दो, जेड की वैल्यू 3 पुट कर दो। वाई की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 का क्यूब 1, 3 का क्यूब करेंगे दोस्तों 27 आएगा, +1 माइनस का 27 आएगा। अब ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। आंसर गलती है कुछ क्वेश्चन में, यहाँ पे दोस्तों ये रेस प्लस का निशान गलत है, यहाँ पे डिवाइड का निशान है, तो ये डिवाइड का निशान आएगा, फिर आंसर सही हो जाएगा। ये टाइपिंग एरर है। 1 + 27 +1 करेंगे 28 आएगा, और ये आएगा -26। कैंसिल आउट करेंगे, ये आएगा -14/13, 14/13 माइनस के, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ये टाइपिंग एरर था यहाँ पे क्या है, ऐसे डिवाइड का निशान है ना कि प्लस का। क्वेश्चन नंबर 65, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र का मान बताना है। एक्स की वैल्यू ये है, वाई की वैल्यू ये है दोस्तों, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र का मान आपको बताना है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं दोनों तरफ। स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो ये आएगा एक्स स्क्वायर, तो ये किसके बराबर आएगा, A² प्लस B² प्लस 2AB, 2√2 आएगा। और वैसे ही वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, 1 + √2 -2√2 आएगा। अब दोनों को दोस्तों ऐड कर दो, दोनों को ऐड करेंगे, यहाँ पे आएगा लेफ्ट साइड x² प्लस y², जिसकी वैल्यू हमें चाहिए, और इन सभी को दोनों को ऐड करेंगे, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये आएगा 2 और 1 3 और 3 6। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 66, यदि a/3 माइनस के a-2/5 बराबर 1, तो a का मान ज्ञात कीजिए। ऐसा करते हैं, इनका एलसीएम ले लेते हैं, 15 आएगा, ये आएगा 5a माइनस, ये आएगा 3a, 3 से मल्टीप्लाई होगी, 15 एलसीएम आएगा, और ये आएगा माइनस के 3a, और दोस्तों ये माइनस के 3a, और ये हो जाएगा, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, प्लस के 3 दूनी 6 हो जाएगा, बराबर 1। तो 5a माइनस 3a 2a प्लस 6 बराबर आएगा 15 के, तो 2a की वैल्यू आएगी जी 9 के बराबर, a की वैल्यू आएगी 9/2, मतलब कि 4.5 के बराबर। राइट आंसर होगा 4.5, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित समीकरणों को हल करें और एक्स वाई के बीच का संबंध ज्ञात करें। देखिए, जब इसको सोल्व करेंगे आप, तो ये आएगा, पहली इक्वेशन आएगी 4x² प्लस 13x, और ये दोस्तों +9 हो जाएगा, बराबर है 0। अब x की वैल्यू क्या आएगी, गुना करके तो 9 आना चाहिए, सॉरी 36 आना चाहिए, जोड़ घटा करके आना चाहिए जी 13, तो ये आएगी 9 और 4। इसको लिख सकते हैं, फैक्टर बनाएंगे, 4x² प्लस 9x प्लस 4x प्लस 9 बराबर है 0। अब जब मैं x यहाँ पे कॉमन ले लेता हूँ, इसमें से दोस्तों कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन ले लेते हैं, तो ये आएगा 4x प्लस 9, और यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं 1, ये आएगा 4x प्लस 9।
बराबर है 0। अब 4x+9 सारे में से कॉमन लेंगे तो ये आएगा x+1। x की वैल्यू क्या आई? x बराबर है दोस्तों, यहाँ से आएगा, एक तो आएगा -1 और एक आएगा x बराबर है -9/4। और वैसे ही y की वैल्यू निकालेंगे, ये प्लस होगा 15, तो यहाँ पे आके इस साइड आके +15 होगा, ये 0 के बराबर होगा। अब गुना करके तो 15 आना चाहिए, जोड़ घटा करके 8 आना चाहिए, तो क्या आएगा, 8, 5 और 3 आएगा, तो y²। देखो आपको डायरेक्ट करना आना चाहिए, लेकिन मैं करके दिखा देता हूँ। 5y+3y ऐसे लिख सकते हैं इसको, +15। अब y कॉमन ले लेते हैं, सारे में से y+5 आएगा, ये +3 कॉमन ले लेते हैं दोस्तों, ये भी y+5 आएगा। तो y+5 कॉमन लेंगे तो y+5 और y+3, तो y की वैल्यू क्या आएगी, -5 और दोस्तों -3 आएगी। हमने देखा जो सबसे बड़ी वैल्यू दोनों कंडीशन में किसकी, x की आती है, तो यहाँ से कह सकते हैं x क्या है, ग्रेटर देन है y। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 68। 68 में त्रिभुज पी क्यू आर में भुजा क्यू आर की लंबाई भुजा पी क्यू की लंबाई के दोगुने से 3 सेंटीमीटर कम है। कहता है त्रिभुज पी क्यू आर, ये मान लो त्रिभुज है दोस्तों, पी क्यू आर। कि भुजा क्यू आर की लंबाई भुजा पी क्यू की लंबाई के दोगुने, पी क्यू की लंबाई हम मान लेते हैं एक्स मान लेते हैं, और कहते हैं क्यू आर की लंबाई पी क्यू की लंबाई के दोगुने मतलब 2x से 3 सेंटीमीटर कम है। क्यू आर की लंबाई पी क्यू के दोगुने से 3 सेंटीमीटर कम है, इसका दोगुना 2x, इसकी है -3। और कहते हैं भुजा पी आर की लंबाई भुजा पी क्यू की लंबाई से 14 सेंटीमीटर अधिक है। पी आर की लंबाई है जी पी क्यू से 14 सेंटीमीटर अधिक, ये x+14 है। परिधि 55 है, तो त्रिभुज पी क्यू आर के सबसे छोटी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। मतलब आपको बतानी है सबसे छोटी भुजा आएगी उसकी लंबाई, और इसकी परिधि मतलब परिमाप दोस्तों दिया हुआ है कितना, 55 है। तो परिमाप क्या होगा, 2x+1x 3x और एक 4x, तो ये होगा, सभी को जोड़ेंगे परिमाप, -3 प्लस के 14, तो ये आएगा प्लस के 11, इसकी वैल्यू है 55। तो 4x की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, 44 के बराबर आएगी, x की वैल्यू आएगी 11 के बराबर, तो ये तो आई 11, और ये आएगी 11 प्लस समथिंग, बड़ा आएगा 11 से, 11+14 25 आएगी, और ये आएगी 11 दूनी 22 -3 19 आएगी। तो आपको बतानी है सबसे छोटी भुजा की लंबाई 11 होगी। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 69। जब एक घन क्यूब को उसके एक विकर्ण के लंबवत समतल प्लेन से काटा जाता है, जब दोस्तों किसी क्यूब को प्लेन के द्वारा काटेंगे तो परिणामी अनुप्रस्थ काट क्रॉस सेक्शन का आकार क्या होगा। कब, जब क्यूब को उसके एक विकर्ण के डायगोनल के लंबवत मतलब परपेंडिकुलर काटा जाता है प्लेन से, तो क्रॉस सेक्शन का आकार क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो ध्यान रखेंगे जब एक क्यूब को उसकी डायगोनल के परपेंडिकुलर दोस्तों काटा जाता है, तो हेक्सागन, या कह सकते हैं हिंदी में षटभुज बनता है। क्या बनता है, आपको याद रखना है, षटभुज बनता है, हेक्सागन बनता है। इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 70। क्यू पी आर का मान ज्ञात कीजिए। क्यू पी आर, क्यू ये हो गया दोस्तों, पी ये हो गया, आर इस एंगल का मान आपको बताना है। क्यू क्यू पी आर का मान बताना है, और ये दोनों लाइन पैरेलल है, ए बी पैरेलल है सी डी के। अब देखिए, ये दोस्तों एक्स है, ये वाई है। अब दो लाइन पैरेलल है, तो सम ऑफ इंटरनल एंगल दोस्तों, सम ऑफ इंटरनल एंगल ये कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे 180 डिग्री आएगा, x+y+x+y, ट्वाइस ऑफ x+y के बराबर आएगा। दो से काटूंगा 90 डिग्री, तो दोस्तों x+y की वैल्यू क्या आई, 90 डिग्री आई। अब किसी भी ट्रायंगल में x+y इन दोनों का जोड़ कितना है, 90 डिग्री है, और तीनों का सम 180 होता है, तो ये कितना बचेगा, तीनों का 180 होता है, इन दोनों का 90,
तो ये कितना बचेगा दोस्तों, 90 डिग्री बचेगा। तो यहाँ से जो एंगल है क्यू पी आर क्या आएगा, 90 डिग्री आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 71। एक वृत्त का व्यास ए बी है। एक वृत्त कहते हैं, मान लो कोई वृत्त है, ये वृत्त है जी ऐसे, तो इसका व्यास है जी ए बी। इसका व्यास है, मान लो ये ए बी व्यास है दोस्तों इसका। और कहता है सी परिधि पर एक बिंदु है तथा ए सी, ये मान लो सी बिंदु है दोस्तों, ये कहता है ए सी और बी सी, ये जीवाएं हैं। ए सी की वैल्यू 7 है, ये 7 है। वृत्त की त्रिज्या है जी 12.5, तो इसका मतलब दोस्तों ये 25 होगी। ये व्यास है तो ये 12.7 है, तो टोटल लेंथ होगी 25। अब आपको पता होना चाहिए दोस्तों, वृत्त के जो कह सकते हैं डायमीटर से परिधि पर या सरकमफ्रेंस पे बना कोण 90 डिग्री होता है, तो ये होगी राइट एंगल ट्रायंगल। ये 25 है और 7 है दोस्तों, ये ट्रिपलेट बनाते हैं 24 के साथ। तो बीसी की वैल्यू क्या होगी, 24 होगी, और यही आपसे पूछा गया है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 72। एबीसी वृत्त की परिधि पर बिंदु स्थित है, तो कोण ए बी ओ का मान ज्ञात कीजिए। कोण ए बी ओ, मतलब ये वाला कोण आपको बताना है। इसको हाईलाइट कर देता हूँ रेड कलर से। कोण ए बी ओ, ये कोण आपको बताना है। अब दोस्तों ये कोण कैसे बताएंगे, आपको पता है किसी भी आर्क पे, आर्क से कह सकते हैं, इस आर्क से जो सेंटर पे बना कोण है और इसी आर्क से दोस्तों परिधि पे बना कोण, इसका हाफ होता है। तो ये 160 है, तो ये 80 डिग्री आएगा सारा। क्या आएगा, ये सारा आएगा जी 80 डिग्री। ये कह सकते हैं पहली प्रॉपर्टी तो। अब इसमें देखिए दोस्तों, ये 55 डिग्री है और ये 80 है। आपको पता है ये भी लेंथ आर है, ये भी रेडियस है, सेंटर से दूरी है। अगर ये दोनों ट्रायंगल है, ये भी आर है और दोस्तों ये भी आर है, दोनों लेंथ बराबर है, तो इनके सामने वाले कोण बराबर होते हैं। तो ये 55 है, तो ये इतना सा जो आएगा ना, ये भी 55 आएगा। अगर ये 55 है दोस्तों, टोटल कितना है, 80 डिग्री है, तो ये कितना बचेगा, आप कहेंगे ये इतना सा बचेगा। ये 25 डिग्री बचेगा दोस्तों, ये वाला जो इस वाला पोर्शन का एरिया बचेगा ना, ये वाला कौन बचेगा, ये 25 डिग्री आएगा। अब दोस्तों ये भी आर है और ये भी आर है, दोनों लेंथ क्या है, ये भी आर है और ये भी आर है, तो सामने वाले कौन बराबर होंगे, तो ये वाला 25 डिग्री है, तो ये वाला भी क्या होगा, 25 डिग्री होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 73। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले को 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलन में रखे हुए पानी में डाल दिया जाता है। अगले गोले को पूरी तरह से पानी में डुबोया जाता है। कहता है अगर गोले को पूरी तरह से पानी में डुबोया जाता है तो बेलन के जल स्तर में कितनी बढ़ोतरी होगी। ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। हमेशा याद रखना है, जितनी दोनों का वॉल्यूम इक्वल रख देना आपको, और बेलन की हाइट वो माननी है जितनी इंक्रीज होगा। मान लो गोले को पूरी तरह डुबो देंगे, तो गोले का जो वॉल्यूम होगा दोस्तों, गोले जब उसमें डूबेगा तो बेलन का कह सकते हैं जो हाइट है उतनी बढ़ेगी, जितना बेलन का क्या होगा, जितना बेलन कह सकते हैं जो जितनी जगह घेरेगा, जो गोला होगा जितनी जगह घेरेगा उतना ही उसका क्या होगा, हाइट इंक्रीज होगा बेलन का। अब देखिए गोले का जो इस कंडीशन में आप वॉल्यूम इक्वल रखते हैं, गोले का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर की क्यूब, और बेलन का होता है पाई आर स्क्वेयर एच। मान लो एच हाइट इंक्रीज हो जाती है, आपको वॉल्यूम इक्वल कर देना है दोनों कंडीशन में। हमेशा जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो 4 पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, और इसकी आर कितनी है, इसकी है जी 4/3, इसकी आर है 6, 216 हो जाएगा। और इसकी आर 12 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों, 12 × 12। एच मान लो एच इंक्रीज होता है, बेलन की जो हाइट है एच इंक्रीज होती है, जल सतह में एच का इंक्रीज होता है, एच हाइट का इंक्रीज होता है। अब कैंसिल आउट कर देना है, देखो 12 से काटूंगा इसको तो ये आएगा 12 × 12, बचेगा 9, 12 × 6 = 96, 18 आया। अब 3 × 6 = 18, और 6 से काटूंगा 6 × 2 = 12, 2 से काटूंगा 4 को 2 आएगा। तो एच में कितने का इंक्रीज होगा, 2 सेंटीमीटर का। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 74। 343 घन मीटर आयतन का एक घन क्यूब एक गोले में पूरी तरह से समाविष्ट है, तो गोले का आयतन
गोले के आयतन का पता लगाएं। अब कोई भी घन पूरी तरह से गोले में आता है, कहता है गोले में। अब सबसे पहले घन क्या होगा, घन का जो वॉल्यूम होता है ये होता है दोस्तों साइड का क्यूब, 343। तो यहाँ से घन की साइड आएगी, ये आएगी 7, क्योंकि ये 7 का क्यूब होता है। 7 का क्यूब होता है। 7 का स्क्वायर 49 को 7 से गुना करोगे, 7 ने 63, 6 कैरी, 7 चौक 28 और 6 34। तो ये 7 का क्यूब होता है, तो साइड आई घन की 7 आई। अब कोई भी घन अगर गोले में पूरी तरह आएगा दोस्तों, एक चीज आपको याद रखनी है, मैं नॉर्मली रफली बना देता हूँ, मुझे इतनी अच्छी ड्राइंग नहीं आती, लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जब भी ऐसे होगा ना कंडीशन, तो इस कंडीशन में हम करते हैं, इस कंडीशन में क्या होता है, जो डायमीटर होता है ना इस पॉइंट से, डायमीटर होता है, जैसे इसका डायगोनल होगा, और ये क्या होगा, गोले का डायमीटर होगा, जिसका डायगोनल होगा क्यूब का। अब क्यूब का डायगोनल होता है √3a, मतलब साइड इंटू √3। तो ये हो जाएगा इसका डायगोनल, कह सकते हैं क्यूब का 7 √3, √3 इंटू साइड होता है। और ये क्या होगा, जो क्यूब का डायगोनल है ये होगा गोले का डायमीटर, तो गोले की त्रिज्या क्या आएगी, इसकी हाफ आएगी। अब आपको बताना है गोले का आयतन, ये होता है 4/3 पाई आर की क्यूब। पाई ऐसे दिया हुआ ऑप्शन में, आर की क्यूब, आर की वैल्यू है, इसका क्यूब करेंगे 7 √3, क्यूब करना है इसका, इसका क्यूब करना है, मतलब नीचे तो 2 का क्यूब दोस्तों, ऐसे 3 बार ही 2 आएगा, और यहाँ पे भी 7 √3 3 बार ही आएगा। अब देखो, अब दो, 2 दूनी 4, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। अब ये दोनों तीन, एक एक, 2 √3 एक 3 बनाएंगे, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। अब दोस्तों ये हो गया 7 × 7 × 7, 343 √3 हो गया, 343 √3 हो गया, और बटे में क्या है, 2 है। तो ये वाला कौन सा ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन है जी, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए। साथ में पाई तो है ही है। क्वेश्चन नंबर 75, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 4 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक बेलनाकार कंटेनर की सामग्री को 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोलाकार कप में डाला जाता है। तो अर्धगोलाकार कप के प्रतिशत का पता लगाएं जो अभी भी भरा हुआ नहीं है। देखिए, आपको वो बताना है, प्रतिशत पता लगाएं जो अभी भी भरा हुआ नहीं है। अब आप क्या निकालना है दोस्तों, दोनों का वॉल्यूम देखो, भरेंगे कैसे, वॉल्यूम से ही तो भरते हैं, जितनी क्वांटिटी आएगी वो देख लेते हैं, बेलन की कितनी क्वांटिटी आएगी, बेलन में 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 4 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलनाकार कंटेनर की सामग्री को 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोलाकार कप में डालना जाता है। अब गोला कितना प्रतिशत खाली रह जाएगा, ये आपको बताना है। देखो, इसका वॉल्यूम निकालता हूँ मैं बेलन का, ये आएगा पाई r²h, 9 आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे, h आएगा 4। और जो गोले का वॉल्यूम आएगा दोस्तों, अर्धगोले का 6 सेंटीमीटर त्रिज्या, अर्धगोले का जो वॉल्यूम होता है ये होता है 2/3 पाई आर की क्यूब, पाई आर की क्यूब, और इसकी आर क्या है, 6 है, 6 × 6 × 6 आएगा। अब पाई से पाई कैंसिल आउट, रेशियो ले लेते हैं क्योंकि परसेंटेज में बताना है हमें। तो 3 से दोस्तों इसको काट देते हैं, 3 दूनी 6 आएगा, और 2 दूनी 4, से ये 4 कैंसिल आउट हो गया, और 3 6 6 36, और ये 9, तो ये आएगा 1:4 आएगा। अब दोस्तों यहाँ पे कह सकते हैं हम, टोटल जो कैपेसिटी है 4 यूनिट है किसकी, अर्धगोले की, और 1 यूनिट भर जाएगा, इसका वॉल्यूम कितना, 1 यूनिट है, और इसका है 4 यूनिट, तो 1 यूनिट तो भर जाएगा। भरेगा कितना, नहीं 3 यूनिट नहीं भरेगा, टोटल कितना है 4 यूनिट में से, इंटू में 100 साथ में परसेंटेज, ये आएगा 75% आएगा, जो भाग भरा नहीं होगा वो। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी।